Hello friends, welcome to your channel Make Physics Easier by Mayur Agrawal. Today we are going to start new topic, combination of resistances. Very important for those students who have understood already the concept of resistance. Resistance को किस तरह combine किया जाता है? So we'll discuss on that. There are two methods to combine given resistances. The first one is series combination and the second one is parallel combination. These are the two possible combinations of the resistances. अगर मैं डायग्रामेटिकली बात करूं तो सीरीज कॉम्बिनेशन को डायग्राम में कुछ इस तरह दिखाया जाता है. एज यू नो वेरी वेल, दिस इज द सिंबल फॉर रेसिस्टेंस एंड व्हेन द रेसिस्टेंसेस आर कंबाइनिंग लाइक दिस इज कॉल्ड सीरीज. और अगर रेसिस्टेंसेस को इस तरह से कंबाइन किया गया है, if the resistances are combined in such a way, then this is called parallel. So this is the basic diagram for series connection and parallel connection. जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, आपको बहुत आसान लग रहा होगा कि जब हमें रेसिस्टेंसेस स्ट्रेट मिले, एक दूसरे के जस्ट आगे मिले, तो वो सीरीज में है, और जब हमें अप एंड डाउन मतलब ऊपर नीचे दिख रहे हैं तो वो पैरेलल में. लेकिन ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं माना जा सकता. इससे आप जो हमारे बहुत आसान से सर्किट डायग्राम्स होते हैं उनको तो आप हैंडल कर लोगे, बट जहां पर थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम हो जाते हैं वहां आपका ये कॉन्सेप्ट नहीं काम आ पाएगा. सो हमें यही आज के वीडियो में सीखना है कि किस तरह से हम आइडेंटिफाई करें. दो चीजें आज हम सीखेंगे. आइडेंटिफिकेशन कि जो भी रेसिस्टेंसेस हमें गिवन है वो सीरीज में है या पैरेलल में, और दूसरी चीज हाउ टू डिराइव द फॉर्मूले फॉर देयर कॉम्बिनेशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टार्ट सीरीज कॉम्बिनेशन and we are going to take the examples of two resistances only, but you can verify the formula for the same for 3 and 4 and more resistances also. So first of all we need a diagram. डायग्राम के अकॉर्डिंग हम दो रेसिस्टेंसेस रिप्रेजेंट करा लेते हैं जो कि आपस में सीरीज में कनेक्टेड है. इनका कनेक्शन एक बैटरी से किया गया है. देयर इज अ की टू मेक द पाथ ऑफ द करंट ऑन एंड ऑफ. जैसे करंट ऑन होगा आप जानते हो ये पॉजिटिव टर्मिनल, निगेटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव करंट फ्लो होगा. द वैल्यू ऑफ करंट इज आई. जैसा कि आप देख रहे हो यहां पर दो बातें आपको याद रखनी है सीरीज के लिए. वैल्यू फॉर आई will be same for R1 and R2. याद रखना है आपको, R1 और R2 दोनों ही रेसिस्टेंसेस में ये जो करंट की वैल्यू I है ये सेम जाएगी. यहां पर भी I और I यहां से ड्रॉ होकर वापस इस तरह. सो I करंट R1 रेसिस्टेंसेस भी गेन कर रहा है और R2 रेसिस्टेंस भी गेन कर रहा है. तो ये पहली बात आपको याद रखनी है. और दूसरी बात, भाई जब I सेम हो गया और R1 R2 की वैल्यूज अलग हैं, वो दोनों एक अलग अलग रेसिस्टेंसेस, का मतलब क्लियर है. V विल बी डिफरेंट फॉर, V मींस पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंट फॉर R1 एंड R2. जो V की वैल्यू है, बिकॉज V डिपेंड करता है टर्मिनल पर, तो ये जो R1 रेसिस्टेंस है इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा V1, और ये जो R2 रेसिस्टेंस है इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा V2. हमें ये याद रखना है कि करंट की वैल्यू जब रेसिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो करंट की वैल्यू सेम पहुंचती है और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू अलग अलग होती है. लेकिन बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अगर हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करें तो यहां पर हमें एक बात क्लियर हो जानी चाहिए. बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये जो बैटरी हमने लगाई है ये V वोल्ट की है, तो ये जितना भी वोल्टेज है वो डिवाइड होगा यहां पर V1 और V2 में. मान लीजिए यहां पर एक तीसरा रेसिस्टेंस होता तो वो वोल्टेज V3 में डिवाइड हो जाता, बट वी कैन से दैट V इज इक्वल टू V1 प्लस V2. जो भी वोल्टेज डिवाइड होगा वो बैटरी के टोटल वोल्टेज के इक्वल होगा. ओके, बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. नाउ बाय ओम्स लॉ, ओम्स लॉ से हम जानते हैं कि जो V का रिलेशन होता है I और R के टर्म्स में, V कैन बी रिटन एज I into R, where I will be the current because we have taken a small I, so we have to take a small I. This R is the total resistance. ये डायग्राम में नहीं दिख रहा है, ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है. V1 की वैल्यू हो जाएगी I into R1 और V2 की वैल्यू हो जाएगी I into R2. So these are the values of potential differences in the terms of electric current and resistance. When we place all these three values into this formula,
we can write IR is equal to IR1 plus IR2. Now we can take I as a common on the right hand side, R1 plus R2. Finally, the I will be cancelled from both sides. The relationship has come like this. R is equal to R1 plus R2. Means simply we can say when we add both the resistances, we get the combined resistance or the resultant resistance. इसे आप resultant resistance भी कह सकते हो, combined resistance भी कह सकते हो, total resistance भी कह सकते हो. तो ये है working series combination की. याद रखने वाली दो बातें, I will be same for each resistance, V will be different for each resistance. इस तरह से हम लोग इसकी वर्किंग कराते हैं, फॉर्मूला ये आ जाता है. अगर तीसरा रेसिस्टेंस और होता है यहाँ पर तो सिंपली वो इस तरह जुड़ जाता है, चौथा और होता तो जुड़ जाता. तो इस तरह से सो ऑन, जितने भी रेसिस्टेंसेस होंगे वो डायरेक्टली सारे जुड़ते चले जाएंगे. सो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज. नाउ वी आर गोइंग टू इंक्रीज आवर टॉपिक एंड कम टू द पैरेलल कॉम्बिनेशन. अब हम बात करने जा रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की. पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो मैंने शुरुआत के आपको दो पॉइंट्स बताए हैं वो दोनों जस्ट एक दूसरे के ऑपोजिट हो जाएंगे. देखिए कैसे. पैरेलल कॉम्बिनेशन में पहले मैं डायग्राम आपके सामने रिप्रेजेंट कर देता हूं. डायग्राम एक छोटा सा बना लेते हैं. दिस इज R1 रेसिस्टेंस एंड दिस विल बी द R2 रेसिस्टेंस, और ये बैटरी से कनेक्शन किया गया है एंड दिस इज द की. इस तरह से डायग्राम हो गया. V वोल्ट की बैटरी है और आप देख रहे हो इस बार क्या है, R1 और R2 दोनों सेम टर्मिनल्स के बीच में वर्कआउट कर रहे हैं जो V वोल्टेज से कनेक्टेड है. इसका मतलब क्लियर है, इस बार पोटेंशियल डिफरेंस R1 और R2 में सेम रहेगा. तो फर्स्ट पॉइंट ये है, V विल बी सेम फॉर R1 एंड R2. R1 और R2 की वैल्यूज के लिए इस बार V की वैल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू सेम रहेगी. एंड द सेकेंड पॉइंट, जब करंट I यहां से ड्रॉ किया जाएगा, यहां तक तो वो I जा रहा है, बट यहां के बाद R1 में वो अलग डिवाइड हो जाएगा I1 वैल्यू, और R2 में अलग डिवाइड हो जाएगा I2 अकॉर्डिंग टू द रेसिस्टेंसेस. यहां पर दोनों रेसिस्टेंस सेम टर्मिनल्स में है इसलिए उनका V सेम हो गया, बट I विल बी डिफरेंट. तो ये दोनों पॉइंट जस्ट सीरीज कॉम्बिनेशन से ऑपोजिट बन जाते हैं. I विल बी डिफरेंट फॉर R1 एंड R2. अब अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग बात करें, यहां पे जो भी करंट I था, वोल्टेज V था, उसके अकॉर्डिंग करंट I जो भी रिलीज हो रहा था बैटरी से वो डिवाइड हुआ है I1 और I2 में. तो हम लिख सकते हैं I इज इक्वल टू I1 प्लस I2. अगर यहाँ तीन हिस्सों में, तीन पार्ट्स में करंट डिवाइड हो रहा होता तो यहाँ प्लस I3 और हो जाता. चार हिस्सों में हो रहा होता तो प्लस I4 और कर देते. नाउ ओम्स लॉ से हम लोग जानते हैं रिलेशंस I का V और R के टर्म्स में. I को कह सकते हैं V अपॉन R, I1 को कह सकते हैं V अपॉन R1 एंड I2 को कह सकते हैं V अपॉन R2. ये वाला R जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इन दोनों रेसिस्टेंसेस का कंबाइंड रेसिस्टेंस. इन तीनों वैल्यूज को यहां पर प्लेस करते हैं. सो V अपॉन R इज इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2. वी कैन टेक V कॉमन फ्रॉम द राइट हैंड साइड, सो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2. V विल बी कैंसल फ्रॉम बोथ द साइड्स, सो द आंसर इज 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2. ये फाइनली हमारे पास फॉर्मूला आ गया पैरेलल कॉम्बिनेशन का. अगर तीसरा और रेसिस्टेंस होता तो प्लस R3 हो जाता, प्लस R4 हो जाता एंड सो ऑन. लेकिन हमारे पास यहाँ पे दो रेसिस्टेंसेस थे इसलिए 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2. सीरीज में डायरेक्टली एडिशन होता है और पैरेलल में दोनों के रेसिप्रोकल का ऐड करके उसके बाद फाइनल आंसर को भी हमें रेसिप्रोकल करना रहता है. तो ये दो बातें और क्लियर हो गई हमारे पास. यहाँ पर पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रिजल्टेंट रेसिस्टेंस आता है दैट वैल्यू इज लेस एज कंपेयर टू द इनिशियल वैल्यूज ऑफ R1 एंड R2. R1 और R2 की दो वैल्यूज हैं. मान लेते हैं R1 और R2 की दो वैल्यूज हैं 2 ओम एंड 3 ओम. R1 है 2 ओम और R2 है 3 ओम. अगर मैंने कहा कि इन दोनों में सीरीज कॉम्बिनेशन में कराने पर अप्लाई ज्यादा रेसिस्टेंस बनेगा या पैरेलल में, तो आंसर होगा सीरीज में. सीरीज विल प्रोड्यूस मोर रेसिस्टेंस. कैसे? सीरीज में इस तरह से वर्किंग हो जाएगी. RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2, 2 प्लस 3 5 ओम आंसर आ रहा है. और अगर हम पैरेलल की बात करें तो 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2. सो वी कैन सॉल्व लाइक दिस, 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3, 1 upon RP is equal to, this will become 6, 2 3 is 6, 3 2 is 6, 1 upon RP is equal to 5 by 6, so RP will become 6 by 5. सॉल्व करेंगे 1.2 ओम. तो यहां से देखिए
दोनों को कंबाइन करके 1.2 ओम आ रहा है सिर्फ, और यहां पर 5 ओम, यानी कि हमारा सीरीज हमेशा हमें ज्यादा रेसिस्टेंस प्रोवाइड कराता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन हमें हमेशा कम रेसिस्टेंस प्रोवाइड कराता है। यही रीजन है हाउस होल्ड में हम लोग पैरेलल भी यूज करते हैं। पैरेलल यूज करने के हाउस होल्ड में और भी रीजंस हैं, जैसा कि मैंने बताया करंट डिवाइड होता है रेसिस्टेंसेस के अकॉर्डिंग, क्योंकि आप यही चाहते हो अपने घरों में कि हर डिवाइस को उसके रेसिस्टेंस के अकॉर्डिंग करंट मिले। अगर आप घरों में अपने सीरीज कॉम्बिनेशन का यूज कर लोगे तो हर डिवाइस को करंट सेम मिलेगा, जबकि ये बात गलत है। हर डिवाइस अपने रेसिस्टेंस के अकॉर्डिंग करंट चाहती है, इसलिए पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग घरों में यूज करते हैं। So this is the concept. Now मैं आपसे कोई ये और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूं, how will you decide that the given resistances are in series or in parallel? Series और parallel जो डिसाइड किया जाता है that will be decided on the basis of direction of electric current. जब इलेक्ट्रिक करंट कुछ रेसिस्टेंसेस में सेम पहुंच रहा है, समझ जाइए वो रेसिस्टेंसेस सीरीज में, और जिन रेसिस्टेंसेस में इलेक्ट्रिक करंट डिफरेंट पहुंचता है वो कहे जाते हैं पैरेलल में। मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूं। सपोज ये एक मैंने डायग्राम बना लिया, एक रेसिस्टेंस यहां पर है, एक रेसिस्टेंस यहां पर है, सेकंड वन इज, थर्ड वन इज हियर, R1, R2, R3 एंड R4। अगर डायग्राम इस तरह से है और हमें इनका कंबाइंड रेसिस्टेंस निकालना है तो आप किसी एक एंड से, या तो ए एंड से या फिर बी एंड से करंट की डायरेक्शन ले लीजिए। करंट जब यहां पे आई आएगा, यहां तक तो वो आई फ्लो हो रहा है, लेकिन यहां के बाद अब यहां पे वो करंट I1 पहुंचेगा और यहां पे करंट का दूसरा हिस्सा हो जाएगा I2। तो ये जो I1 करंट है ये होता हुआ यहां से और इस रेसिस्टेंस के पास भी I2 करंट I1 पहुंचा, और ये वाले रेसिस्टेंस की अगर बात करें तो R4 के पास भी I2 पहुंचा। यानी R1 और R2 इनमें कितना अमाउंट का करंट जा रहा है I1 का, और R3 एंड R4 अगर इनमें बात करें तो कितना करंट जा रहा है I2। इसका मतलब क्लियर है, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा वो सीरीज में निकाला जाएगा क्योंकि सेम करंट जा रहा है। इन दोनों का आपस में जो रिजल्ट होगा वो भी सीरीज में होगा क्योंकि सेम करंट जा रहा है। फिर जब इन दोनों के रिजल्ट्स आ जाएंगे हमारे पास, इसका सीरीज में तो हम जानते हैं रिजल्ट इस तरह आ जाएगा डायरेक्टली। अब ये जो रिजल्ट्स आ गए क्योंकि इनमें डिफरेंट अमाउंट ऑफ करंट जा रहा है, तो ये जो रिजल्ट्स आ चुके हैं ये आपस में लिए जाएंगे किस कनेक्शन में, पैरेलल में। मतलब ये क्वेश्चन आप 3 स्टेप में करोगे। पहले आप R1 और R2 का कंबाइन निकाल लोगे सीरीज का फॉर्मूला लगाकर, फिर आप R3 और R4 का कॉम्बिनेशन निकाल लोगे सीरीज का फॉर्मूला लगाकर। वो जो 2 रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे तब आप उसमें पैरेलल का फॉर्मूला लगाकर पूरे कॉम्बिनेशन का टोटल रेसिस्टेंस, कंबाइंड रेसिस्टेंस और रिजल्टेंट रेसिस्टेंस निकाल सकते हो। तो हमेशा ध्यान रखना है किसी भी सर्किट डायग्राम में जब रेसिस्टेंसेस में सेम करंट पहुंचता है तो वो होते हैं सीरीज में, और जब करंट की वैल्यू चेंज हो जाती है तब होते हैं पैरेलल में। एक और अच्छे डायग्राम की हेल्प से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं जिससे कि आपका कंफ्यूजन और क्लियर हो जाए, आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स ना हो न्यूमेरिकल्स को, सर्किट डायग्राम्स को सॉल्व करते समय। अगर मान लीजिए हमारे पास इस तरह का केस होता जिसमें हमारे पास 3 रेसिस्टेंस इस तरह से होते और हमें फाइंड करना है, दिस इज द टर्मिनल ए से बी के बीच में कितना टोटल रेसिस्टेंस है, ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। देखिए अगर मैं यहां से करंट की वैल्यू लेता हूं सपोज I, तो करंट के यहां के बाद 2 हिस्से हो जाएंगे, यहां पे गया I1 और यहां पे गया I2। तो अब जब ये I2 करंट सीधे जा रहा है, यहां से I1 देखिए इस तरफ जाकर ये वाले पर भी I1 पहुंच जाएगा, और उसके बाद फिर यहां से जब I2 निकलेगा देन दोनों यहां तक I1 पहुंचा, फिर I1 प्लस I2 दोनों कंबाइन होकर फिर से I बना देंगे। तो इसका मतलब क्लियर है, ये जो हमारा रेसिस्टेंस R1 है और जो रेसिस्टेंस R2 है इन दोनों में ही कितना करंट जा रहा है, I1 एम्पियर, और जो R3 है इसमें जा रहा है करंट I2। तो इसका मतलब क्लियर हो गया, R1 एंड R2 आर इन सीरीज। इनको पहले हम सीरीज फॉर्मूला लगा के इनका कॉम्बिनेशन निकाल लेंगे, जो आंसर आएगा उसे R3 के साथ हम रख देंगे पैरेलल में। सो ये हमारे पास वर्किंग होती है सीरीज और पैरेलल के कॉम्बिनेशन को पता लगाने की, आइडेंटिफाई करने की। आई होप सो कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और ये रेसिस्टेंसेस के जो भी प्रॉब्लम्स हैं ये आपके आगे तक काम आएंगे। 11th-12th में भी आपको इनकी बहुत नीड होगी, तो इनकी वर्किंग पर जरूर ध्यान दें, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करें। अगले वीडियो के लिए वेट करिएगा, तब तक के लिए गुड बाय।